विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। बड़े दिनों बाद विनोद जी आपसे मुखातिब हैं, आप हमसे और हम बिल्कुल। श्रोताओं से। जी, थ्रू सामाइन लिटरेरी लेंस इस चैनल पर हम अलग अलग रचनाओं पर बातचीत करते रहते हैं, कभी समालोचना पर भी बात करते हैं, लेकिन आज का अंक जी। बिल्कुल खास है। ओ क्या बात है, कोई इट्स अ कोई वेरी स्पेशल एपिसोड। और दोस्तों, जो बिल्कुल सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर उन्हें ये चैनल दिख रहा है तो आज का अंक रुक जाइए, देखिए, समझिए, जरूर कुछ हासिल करेंगे। और फिर जो आप यदा कदा चलते फिरते सुनते रहते हैं चीज़, उसके मायने आपको समझ में आ जाएंगे, उसके अंतर क्या है, उसके अंतर गज़ल की बात जहाँ तहाँ शब्द आपको सुनने को मिलता है ना। जी बिल्कुल। हैं, ये आप गज़ल शेरो कही है। करते हैं, शेरो शायरी करते हैं जिसको आप जी। शायरी सुनाना कहते हैं। जी। बेसिकली वो गजल का एक शेर गज़ल है। होता है। हाँ, वरना कोई लाइन कहता है ये देखो शेर सुनो, ये शायरी मेरी सुनो और ये गज़ल सुनो। तो ये गज़ल आखिर है किस बला का नाम विनोद जी, जी, क्या चीज़ है? ये तो हम आप ही से जानेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़े गजल गो शायर हैं। आप गजल भी गो शायर का हैं। मतलब आप गजल लिखते हैं। आप भी हैं जनाब, हमसे बड़े शायर आप हैं। तो साहब, ये गजल का शौक जो है आपको, हमें ये कैसे आ जाता है? हर टीनेजर को आ जाता है विनोद जी। जी हाँ, हाँ। ये कमाल की बात है जी। कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं या जब आप टीनेजर होते हैं तो अचानक शायरी में शौक आ जाता है। अचानक आप गालिब को कोट करने लगते हैं। हाँ। अचानक आप बशीर बद्र को कोट करने बहुत लगते सारे हैं। शेर जो गालिब ने कहे ही नहीं, गालिब के नाम से चल जाते हैं। बस दो मिसरे कह देते हैं साहब, और आपको लगता है कि चचा गालिब जैसे आप ही के खानदान के थे। राम से बड़ा राम का नाम है ना, तो गालिब से बड़ा गालिब का नाम है। हाँ साहब, तो ये उर्दू शायरी के जो गजल के जो सबसे बड़े बेताज बादशाह कहें जी। वे हैं गालिब साहब। असदुल्ला खां, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। हाँ, ये बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, जी। उन्हीं के कोर्ट में कुछ समय रहे। बिल्कुल आखिरी में उनके साथ रहे वो, जी, बिल्कुल। और 1869 में उनका इंतकाल हुआ। जी। तो वो दिल्ली से वाबिस्ता थे। जी। और ये गजल के मायने क्या है, पहले तो ये समझाएं हमारे सामाइन को। भाई गजल के देखा जाए तो असल माने विनोद जी ये हैं हाँ हाँ कि औरत से हाँ जी। या औरत के बारे में बात करना। तो सब हमारे ये जो टीनेजर से क्या गलत है, फिर वो तो जब इश्क फरमाते हैं तो गजल के कुछ शेर अपने महबूबा को कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है, शुरुआत बड़ी अच्छी है, पर मैं कहूँगा उसमें आगे जाएं, आगे इन द सेंस कि गजल साहब। के जो बारीक माने हैं, गजल के जो तो बारीकियां ये हैं, शब्द, वो ये जो समझें। लफ्ज है वो कहाँ से, अरबी फारसी से आया है? जी जी जी, वहीं से आया है। और एक मिलता जुलता शब्द आप देखें, गजाला। गजाला। हाँ जी, गजाला गजाला कहते हैं हिरनी को। हाँ तो कुछ उस्तादों का ये भी कहना है कि गजल वो चीज है जब हिरनी, जब तीर लगता है हिरनी को, जी जी। तो जो घायल हिरनी होती है, जो उसकी आह होती है, जो आवाज होती है, वाह वाह। वो भी गजल के बात में शामिल है। यानी गजल के अंदर जो दर्द है, जी। गजल के अंदर जो पीड़ा है, जी। वो उस हिरनी की पीड़ा का ही एक प्रतीक है। बिल्कुल। अब ये दोनों चीजें मिला लीजिए, औरत तो से बात करना, औरत के बारे में बात करना, घायल हिरनी की पीड़ा, तो या फिर कितने मायने मैं आपके? राजीव जी, या यूं भी तो कह सकता हूँ जी। कि औरत से बात करने के बाद जो हासिल होता है शायद वो दर्द ही होता है। भाई जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में विनोद जी, हाँ। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, हाँ। गजल है नाम उसका शायरी में। या यूं भी कहे हाँ। कि अगर किसी औरत से इश्क हो जाए साहब आपको, बिल्कुल। और बहुत सही अच्छा इश्क हो जाए, सच्चा इश्क हो जाए, जी जी, तो जिंदगी के सारे दर्द गायब भी हो सकते हैं। बिल्कुल गायब हो सकते हैं। और तो दूसरी गजल बात, में- औरत से क्यों, मर्द से, और औरतें भी तो गजल कहती हैं। जी जी। औरतें भी सुनती हैं तो गजल, लेकिन रवायती और गाती भी हैं। जी बिल्कुल। ये तो है ना? अब कैसा है ना, हाँ। अभी औरत मर्द के बीच की जो समानता का दौर चल पड़ा जी। है, द इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जी। लेकिन रवायती ढंग से देखें तो हाँ। जो है वो जो पुरुष थे, हाँ। वही गजल कहते हाँ, थे, इसलिए शोरा कहते थे। वरना तो ये देखिए, चाहे मर्द से चाहे औरत से एक दूसरे से इश्क हो जाए, अब तो हेटेरोसेक्सुअली छोड़ के होमोसेक्सुअलिटी भी हो गई है। जी। और फिर इश्क सेक्स एक समान तो नहीं है, वो अलग अलग भी हैं। जी। तो ये देखिए बारीकियां, तहें खुलती जाती हैं जी। साहब, ऐसे तहें तो गजल आया खुलती साहब जाती हैं। फारसी से, और ईरान में गजल काफी मकबूल हुआ। बहुत। और जैसे मुगल्स आए, भारत जी। में बस गए जी। और अपने साथ कुछ चीजें लाए, उसमें से शायरी भी थी, गजल भी था। जी। और गजल पहले तो फारसी में ही लिखा जाता था। हाँ। मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, जी। तो मीर तक मीर एक बहुत बड़ा नाम है, हाँ। या गालिब साहब है, हाँ। ये इन लोगों ने भी फारसी के गजल कहे। बहुत कहे, गालिब ने तो बहुत फारसी में शायरी की। और कहते हैं कि गालिब साहब की जो फारसी की शायरी है वो उर्दू शायरी के बतौर काफी आगे की शायरी है। काफी आगे की वो तो शायरी बस है। यूं ही क्योंकि दिल्ली में रहते थे इसलिए उन्होंने उर्दू में लिखा।
अब यूं कहें कि यहाँ से अमीर खुसरो जो थे जी। 12वीं 1200 हाँ, के आसपास, 12वीं तो शताब्दी की। काफी जो कविता आज की है हमारी हिंदुस्तानी की कविता, मैं तो हिंदुस्तानी कहता हूँ जी, बिल्कुल। गांधी जी भी कहते थे कि उर्दू हिंदी के भेद में मत पढ़िए, ये हमारी जबान जो है, हमारी भाषा जो है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है। कि जिसमें और है ना? बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे जी। कहने वाला हूँ, अमीर खुसरो पर हम आते हैं। हाँ हाँ उर्दू का जो जन्म हुआ है हाँ, वो सब हिंदुस्तान में हुआ है। बिल्कुल और कमाल की बात है, वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, बिल्कुल लेकिन उनकी लैंग्वेज नहीं है। ये तो साहब लखनऊ की, बनारस की, दिल्ली बिल्कुल। की, कानपुर अवध की, अवध की जी, लैंग्वेज है। बिल्कुल, बात ही सही है। और जो नफासत है उर्दू में, अब देखिए तो ग्रामर हिंदी का, सारे अल्फाज भी हिंदी के, और कुछ शब्द कुछ फारसी nouns है अरबी से आ जो जाते है, हैं, वो वहाँ से आ जाते हैं, बजाय एडजेक्टिव्स आ जाते adjectives हैं। आ जाते हैं। तो ये ऐसी भाषा है, मेरे ख्याल से इस तरह की दूसरी कोई भाषा दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, जहां आपको हिंदी अगर जानते हैं तो उर्दू भी आप जान ही लेते हैं, और उर्दू अगर आप जानते हैं तो हिंदी भी आप जान ही लेते हैं। हिंदुस्तानी जबान मैं तो है ये। ये कहूंगा साहब कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जी। भारतीय उपमहाद्वीप, हाँ। इसमें 6-7 जो हमारे जो है ना मुल्क हाँ, आते मुल्क हैं, आते हैं। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, हाँ। या भूटान है। मैं तो कहता हूँ कि साहब ये जो उर्दू या हिंदुस्तानी जैसे हम कहते हैं ना, हाँ। इसे पूरे भारतीय उपखंड की भाषा डिक्लेयर कर दिया जाए। बिल्कुल, और किसी ने कवि ने कहा भी है ना, अब याद नहीं कर पा रहा हूं मैं, कि हिंदी माँ है तो उर्दू मौसी है। जी बिल्कुल, है ना? तो इस तरह की कोई चीज है ये ये तो। सब गजल है। और अमीर खुसरो कहते हैं कि गजल की बुनियाद बुनियाद देखनी है। है भारत में, तो बिल्कुल। मैं अमर खुसरो से ट्रेस करनी चाहिए उसे। जी जी, उन्होंने काफी कुछ कहा, दोहे कहे, सब कहा, और गजल भी कही। तो धीरे धीरे गजल लेकिन चलती गई, झरना जो है गजल का, फिर आपके वली दखनी आए। हाँ, दक्कन में। दक्कनी, वहाँ एक गजल ने एक अपना एक जो ना स्ट्रक्चरलाइज्ड हाँ। रूप धारण कर लिया। हाँ, तो अब वैसे गजल छोटा, वैसे तो क्या है ना कि कसीदे कहे जाते हैं राजा महाराजाओं की शान में, किसी बात, उनका फॉर्मेट भी वही होता है। जी, लेकिन उसमें से आप अगर मौजू को, सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करें और फॉर्मेट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें 5, 6, 8, 10 शेरों तक, तो वो हम आएंगे फॉर्मेट पे, तो वो हो जाती है गजल। तो अब यानी यहाँ पर दो बातें हैं। जी। एक है गजल का फॉर्मेट यानी टेक्निक, जी, जिसे हम फॉर्म कहते हैं Form अंग्रेजी में, कहें। किसी कविता का फॉर्म कहते हैं। हाँ। और दूसरा होता है मौजू, मौजू, विषय विषय। या सब्जेक्ट मैटर जिसे कहते हैं, हाँ, कंटेंट। content। तो गजल दूसरी कविताओं के सनफों से यानी जो फॉर्म से अलग, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ टेक्निक है, बट इट इज डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एज वेल। बिल्कुल। अब सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहली खासियत जो है वो यह है कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है गजल का। जैसे बाकी कविताओं का, सिन्फों का एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है। जी। तो गजल किसी एक टॉपिक पे नहीं कही जाती। यानी एक शेर में आप खूबसूरती की बात करते हैं, दूसरे शेर में आप विशाल की बात करते हैं, तीसरे में हिजर की बात करते हैं, चौथे में मौत की बात करते कर सकते हैं। यानी हर शेर यानी 2 मिसरों का कपलेट, 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, वो है उसमें एक मुकम्मल विषय आना चाहिए। बिल्कुल। कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग दबा दी जाए, वाह साहब, कोई आग छुपा तो दी एक जाए। बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बड़ी से बड़ी बात कह दी जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, नजाकत भरी बात, कोई ऐसी बात जो आपको चुभ जाए, 2 मिसरों में कह दें। यानी ये 2 लाइनों में, हाँ, 2 और मिसरों उसकी में। टेक्निक भी है, लेकिन टेक्निक में क्या जी। है, वो उस पर आते हैं हम लोग। अब जब ये यदि हम पहले थोड़ी टेक्निक समझ लें और फिर आते हैं कि किस प्रकार और से गजल के दौर बदले हैं। जी जी, एक चीज कह दूं मैं, बाय द वे साइड, आज हम ट्विटर के जमाने में हैं, एक्स के जमाने में है ना, सोशल मीडिया पे। हाँ। लेकिन सोचिए तो गजल कितनी पुरानी है, 2 लाइनों में 2 आपको मिसरों बात में कहते कहनी थे है। साहब, तो उस जमाने आप में। कहीं भी आप ट्वीट में डाल सकते हैं 2 मिसरे आज, तो आज हम आके पहुंचे हैं सोशल मीडिया में ट्वीट के जमाने में, लेकिन शायर लोग हमारे पहले से बहुत थे पहले साहब। पहुंच चुके थे। आप जॉन एलिया को देखिए। बिल्कुल। आज की यंग जनरेशन जॉन एलिया के शेरों को जो ट्वीट कर रहे हैं, हाँ। फेसबुक पर डाल रहे हैं, हाँ। व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। हाँ तो ये गजल की टेक्निक क्या है? जी, गज़ल की टेक्निक पर अगर आप आएँ तो पहले आप फॉर्म हमें समझना पड़ेगा। जैसे जो शुरुआती 2 लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं मतला। मतलब जी, जैसे बिगिनिंग होती है गज़ल की, हाँ। वो शुरुआत की 2 लाइनें होती हैं और वो आपस में राइमिंग होती हैं। वो कैसे राइमिंग होती हैं थोड़ा देखेंगे हम। हाँ, लेकिन आपस राइमिंग में है, उसको उर्दू में कहते हैं काफिया। काफिया, रदीफ काफिया दोनों चीजें होती हैं। तो मतलब मिलती हैं दोनों लाइनें आपस में, उनकी तुक मिलती है। अगर साधारण भाषा में कहूं, दुकान होती है दोनों। तुकांत होती हैं दोनों लाइनें आपस तो में। एक दो मतले आप सुनाए जी। अब जैसे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हाँ। हजरत मोहानी। तो बहाना याद है और जमाना याद है। तो ये मिल रही हैं लाइनें। तो बहाना और जमाना ये काफिया हो इसको गया। हमें काफिया है। हाँ, और याद है रिपीट हो रहा है। वो जैसा का वैसा रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं रदीफ। इसको कहते हैं रदीफ रदीफ। जी। जैसे दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है।
हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। कैसरुल तो जाफरी। अच्छा और ऐसा जी, ये काफिया हो ये गया। काफिया हो गया। लगता है वो दोनों लाइंस में आ रहा है मतले के, वो हो गया रदीफ। तो ये शुरुआत है गज़ल की, पहली 2 लाइनें हैं ये है मतले। ऐसे आप कहीं गज़ल सुनेंगे पहली 2 लाइनें वो मतला कहलाती हैं। हाँ। इसके बाद आते हैं शेर। शेर अब शेर और मतले और शेर में क्या फर्क है? जी जी, तो मतले के बाद जो लाइन आएगी, 2 लाइनें आएंगी, वो एक लाइन जो है पहली लाइन वो किसी से मेल नहीं खाएगी, हाँ जुड़ेगी नहीं, राइमिंग नहीं होगी जी, और दूसरी लाइन जो है मतले से जुड़ेगी, मतले से जुड़ेगी। मतले से आके जुड़ेगी दूसरी लाइन। जैसे इन्हीं गज़लों के हम शेर देखें, हाँ। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पर आया है, हाँ। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। अपना लगता है, जैसे ऐसा अच्छा उसे अपना जो है वो उसका जोड़ मिल गया। जोड़ मिल गया। या फिर दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, हाँ हाँ, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। मेला, अभी अच्छा मेला अपना, जी, इस प्रकार की यानी एक कॉमन साउंड होना चाहिए। कॉमन साउंड, वही रदीफ काफिया मिलना चाहिए, काफिया। उससे काफिया मिले और रदीफ ज्यों का त्यों हाँ। रिपीट हो। हाँ। तो ये दो लाइनों के ऐसे कितने भी शेर हो सकते हैं गजल में, जनरली 5, 6, 8, 10 हाँ जी। इतने शेर होते हैं। और हर शेर का जैसे हमने कहा जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, हाँ। जो टॉपिक है, हाँ। वो अलग अलग हो सकता है। वो लेकिन छंद और मीटर यानी बहर वजन एक ही होना चाहिए। बहर वजन, बहर वजन क्या है उस पर कभी अलग जी, से उस चर्चा पर करेंगे, कभी- बात करेंगे। जी। लेकिन बहर वजन का मतलब है कि छंद, मीटर्ड, छंद। इट इज अ मीटर्ड पोइट्री। जी जी जी, तो यानी चाहे जैसे हर शेर की जो पहली लाइन है जहाँ काफिया रदीफ नहीं है, हाँ। किंतु उसका मीटर वही रहेगा। मीटर वही रहेगा, रिदम वही रहेगा उसका, और बाद में राइम जो है अगली लाइन में फिर से मतले से जुड़ेगी। इसको हम यूं समझें कि मतले को अगर हम ए मान लें, हाँ ए हाँ। आपस में मिल रही हैं लाइनें, तो तो उसको पहला भी- शेर जो आएगा वो बी BA ए आएगा, अगला शेर सी CA ए आएगा, डी A आएगा। ई ए। जी। इस तरह से जो है इसकी राइम स्कीम चलती रहेगी और हर लाइन का रिदम तो बरकरार रहेगा। बिल्कुल, यानी जिस भी वजन में अगर आप जिस मीटर में लेते हैं जी। तो पूरी गजल में वही मीटर बरकरार रहेगा। बिल्कुल, उसमें तो आप एक लफ्ज इधर से उधर नहीं कर सकते, नहीं वो कर टूट जाएगा, उसको आप गजल नहीं कह सकते फिर। यानी मैं ये कहूँ कि कभी कभी मैंने आजकल आज के जो दौर में जी। जो नौजवान लिख रहे हैं या पुराने लोग भी कभी कभी लिखते हैं, हाँ। वो कहकर 2 मिसरे तो होते हैं साहब, हाँ। उसमें काफिया भी होता है, हाँ। उसमें रदीफ भी होता है, जी, जी। किंतु उसको वो गजल कहते हैं, बड़े आराम से गजल कह लेते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें वजन भर बहुत जगह टूटती है या टूटता कभी कभी है। होती भी नहीं है। जी जी, और वो उसके अपने कायदे कानून हैं जिस पर हम तो अलग से उसको बात राजा जी करें। गजल कह सकते हैं क्या? नहीं, उसमें आप गजल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहिए कि ये रचना है मेरी, या ये कविता है, आजाद कविता है, जी, जो चाहे चाहे काफिया हो भी। चाहे काफिया हो भी, जी। तब भी जी। लेकिन रिदम जो है गजल का कभी नहीं टूटना चाहिए। उसके जो कायदे कानून है, कहाँ कहाँ गिराई जाती है मात्रा कोई हाँ, हाँ। वो बात अलग है, लेकिन वो कायदे कानून उसके हैं। लेकिन अगर रिदम नहीं है, कोई बहर वजन नहीं है उसमें, या फिर अलग अलग है बहर वजन लाइनों का, जी, तब भी वो तभी नहीं है, गजल तभी कहलाने के लायक मतलब नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर हमको एक कायदे से चलना है, स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करना है। जी जी अच्छा, मतला तो आपने बताया कि मतला क्या होता जी। है। और इसमें एक चीज और मैं कहूंगा, हाँ। कई बार हम कोट करते हैं शेर, हाँ, हाँ, ना, चलते फिरते किसी जैसे बात बोल पर देते हैं, हमको हाँ, बोल कोई देते शेर हैं। याद आ जाता है कि भाई कौन सी बात है तुम में ऐसी, हाँ, इतने अच्छे क्यों लगते हो। अब ये शेर है, लोग कहते हैं ये तो आपने कुछ भी कह दिया, इसमें न राइम है, न रिदम है, न कुछ है, किसी से मेल नहीं खाता। अब इसलिए हम ये शेर कोट कर सकते हैं कोई भी कि वो अलग मौजू अलग अलग है उसका, जबकि राइम रिदम सब कुछ है इसमें। रिदम क्यों है? क्योंकि तख्ती में है, बाकायदा बहर वजन में है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसकी राइम जो है वो गजल की जो राइम है, उस जिस गजल का ये शेर था, हाँ, उससे जाके मिलेगी कि कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। या मैं ये कहूँ जी। कि बहुत बार जैसे हम एक अकेला शेर कोट हाँ, कर देते हैं, हाँ। इससे बेहतर होता है कि उस गजल का मतला कहें और फिर वो शेर कह दें, नहीं, तो शायद बहुत ही अच्छा नहीं चीज़ हो सकती है। नहीं मनोज जी, वो यूं कि जब हम शेर कोट करते हैं तो वो उसमें जो बात है, शेर में जो बात है, हो सकता है मतलब में बिल्कुल अलग बात हाँ, हो, कोई वो हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत अलग बात कही गई हाँ, हो हाँ, मतलब में, हाँ। तो आप मतला कोट करेंगे तो अप्रासंगिक हो जाएगा। जी। तो लेकिन कभी मेल खा जाए तो हाँ, अगर मेल खा जाए, मौजू वही है तो कह दें। वैसे शेर ही कोट किया जाता है आमतौर पे, चलते फिरते हम शेर कोट कर दें क्योंकि उसका मौजू एक होता है और जहां हम कोट करें वहां वो फिट बैठता है वो शेर। अभी ये मतलब तो समझ में आ गया। जी। ये मख्ता क्या होता है? मख्ता जो है वो आखिरी शेर है गजल का, आखिर में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, जो अच्छा। उसने हर एक शायर जो है ना वो डुअल पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, जी, जी, बिल्कुल। वो अपना शायरी का नाम अलग रख लेते हैं,
है ना, जैसे मेरा तखल्लुस है विनोद जी रकीब। रकीब तखल्लुस है। तो ये ऐसा क्या तखल्लुस रखना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी तो कतई नहीं है, लेकिन मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है। जैसे हाँ, मेरे ख्याल से हाँ। आपने तखल्लुस नहीं जी रखा। हमने तखल्लुस नहीं रखा, तो फिर हम ऐसा कहें कि हमारी शख्सियत जो है वो नहीं नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैंने मजाक में कहा ऐसा। के दौरे, वो तो शायरी नहीं, हम तो साहब आपके आलिम के हर लफ्ज को नहीं, बिल्कुल नहीं, तवज्जो देते हैं। तो मैं ये भी सुना है कि उस जमाने में ऐसा था कि शायरी लिखना कुछ इतना अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, तो शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए छिपाने के तखल्लुस रखा लिए जाता हो। तखल्लुस रखा जाता है। और दूसरी चीज, अपने आप को थर्ड पर्सन में सोचने के लिए, जी बिल्कुल, है ना, ये भी बहुत अहम बात है। साइकोलॉजिकल बात है ये, बिल्कुल कि अपने आप को एक थर्ड पर्सन में सोचने के लिए कि देखो ये रकीब ऐसा कर रहा है, रकीब ने ये कहा। हाँ। मेरे कई मक्ते हैं, मैं अपनी तो क्या कहूँ, लेकिन बड़े बड़े गालिब के कह लीजिए, मीर के होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, हाँ। क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह वाह वाह। तो ये ऐसी बात है। सुनाइए साहब, कुछ मक्ते सुनाइए जिसमें जी। रकीब साहब के भी मक्ते सुनाए, गालिब साहब के भी अरे। सुनाए। आपकी जो याददाश्त है उसको तो हम सलाम करते हैं। अरे तो मक्ते तो बहुत है, लेकिन मक्ते अगर उसमें तकल्लुस ना हो तो फिर क्या कहें? तो वो आखिरी शेर। अच्छा, फिर वो आखिरी शेर। हाँ, उसको मख्ता आप ना नहीं कहेंगे। कह सकते, टेक्निकली नहीं कहेंगे। नहीं, मख्ता नहीं कह सकते। अच्छा जी, तो किसी भी गजल के मख्ते का इंतजार होता है। हाँ, एक तो गजल खत्म हो रही है, पता चलता है हाँ। बोरियत खत्म, और दूसरा जो मख्ते जैसे में वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो मेहरबां हो जफर तो समझो तो गजल, समझो गजल हुई। या सबसे हंसकर मिलो जफर साहब, हाँ हाँ। आप क्या चीज हैं कुछ पता तो चले। वाह सर वाह। तो ये जफर का नाम आ गया, मतलब ये मक्ता है। बिल्कुल मख्ता है। और जफर जो अपने थे बहादुर शाह जफर, उनका कलाम है। और भी जफर नाम के शायर हुए हैं, तो जफर कलीम है। हाँ। तो ऐसे तो मख्ते आप कई सोच सकते हैं। गालिब के मख्ते देखिए, है ना, तो इस तरह से मीर के मख्ते हैं। तो कोई भी ज़ौक़ है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़, हाँ। अपनी बला से बादे सबा आप कभी चले। वाह साहब वाह। तो ज़ौक़ का मख्ता हुआ। वाह। तो बहुत सारे बड़े बड़े शायरों ने तखल्लुस रखा हुआ है, जैसे फ़राक गोरखपुरी साहब हैं। जी। तो फ़राक का वैसे वो रघुपति रघुपति साहब नाम थे था उनका, लेकिन वो फ़िराक के नाम से शायरी करते थे, फ़िराक गोरखपुरी। जी है ना। तो अब ये बताइए कि गज़ल के जो मौजू हैं, जी। मैंने सुना है कि गुजरे 500-600 सालों में गज़ल के मौजू बदलते रहे, बदलते रहे। चाहे उसकी बुनियाद मोहब्बत हो, हुस्न की बात हो, जी। या औरत की नज़ाकत को समझना हो, उसकी तारीफ करना हो, उसका आफरीन करना हो, किंतु समय के साथ मौजू में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। तब्दीली तो जो क्लासिकल दौर गज़ल का कहा गया, जिसमें मीर थे, गालिब थे, बहादुर शाह जफर थे, मोमिन थे, जी। तो उस ज़माने में किस प्रकार की गज़ल लिखी? उस ज़माने में जो पहला क्लासिकी दौर था गज़ल का, तो जैसा गज़ल की डेफिनेशन है ना, तो जमालियत, वो ब्यूटी, औरत की बातें, इश्क मोहब्बत की बातें, मैखाने की बातें, वफाई शम्मा परवाना की बातें, ये सारी बातें उसमें आई उस गज़ल में। और बहुत अच्छे से बढ़िया शेर आपको वहाँ मिल जाएंगे उस चीज़ के। जी बिल्कुल। और हालांकि कहीं जिंदगी का फलसूफा भी आया, बिल्कुल, यानी दर्शन, जीवन का दर्शन भी आया। अरे वो तो आप क्या कहें कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता। वाह। यानी कहीं ना कहीं आप गहरे उतरेंगे तो चाहे वो मोहब्बत की बात हो, हुस्न की बात हो, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जिंदगी का जो फिलॉसफी है, बिल्कुल, वो आपको मिलेगी। बड़े शायरों में तो मिलेगी, बड़े शायरों में तो मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो तशबीह हैं, जो सिम्बॉल्स हैं, ये केवल पहली सफ के सिम्बॉल, पहली लेवल के सिम्बॉल्स नहीं है ना, इनके भी मायने गहरे हैं। शम्मा परवाना सिर्फ माशूक और इस पे तो नहीं है, ये तो शम्मा परवाने से आप बहुत कुछ और समझ सकते हैं। आप तो बहुत गहरे उतर गए। मैं तो चाहूंगा कि मतलब इस पर एक सिंबोलिज्म पर, जो सिंबोलिज्म है पोइट्री का, किस प्रकार से अलग अलग लेवल्स पर ऑपरेट करता है, तो इस पर बहुत बार राजेश जी सारी चीजें यूनिवर्सिटी में जब लिटरेचर पढ़ाया जाता है, अदब पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है वहां भी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है, और विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि सिंबोलिज्म किस प्रकार से ऑपरेट करता है। हम खुद और होती भी हैं तो किताबी शक्ल में, बिल्कुल, जिससे कोई लेना देना नहीं है जिंदगी से और शायरी से। तो उस पर एक अलग एपिसोड मैं चाहूंगा कि हो जाए। तो कहने का मुद्दा ये है कि चाहे वो शम्मा परवाने की भी बातें आती हों, लेकिन उनके पर्दे में कहीं बहुत और भी बातें कही जाती थी, गहरी बातें कही जाती थी। पोइट्री इज मल्टी डायमेंशनल, कहीं कभी भी। जी तो उसके बाद धीरे धीरे जब 20वीं शताब्दी आई, और जब रूस में जब कम्युनिज्म आया, और फिर चाइना में 1949 में आया, और आधी दुनिया पर कम्युनिज्म का जादू छा गया। बिल्कुल। तो उस जमाने में गजल ने भी एक नई करवट ली, बिल्कुल, एक तरक्की पसंद दौर आया, और फिर हर शायर के मन में
जो मजदूर हैं, जो हाँ। किसान हैं, हाँ। जो जो लाचार व्यक्ति हैं, उनकी- जो गरीब हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, इनके लिए एक अपनापन आया। बनाया सिस्टम को बगावत शुरू हुई, शायरी में भी क्वेश्चन करना शुरू किया गया सिस्टम को। तो वो हर एक जबान में, इवन दुष्यंत कुमार थे हिंदी के बहुत बड़े गजल शायर हुए हैं, हाँ। तो उनका एक शेर देखिए जी। कि बदन सारा ये झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। वाह वाह। बदन सारा झुक ये झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो ये देखिए गुर्बत की जो उन्होंने एक मंजरकशी की है कि किस प्रकार के मजदूर दिन भर जब बोझा उठाता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कहा है ना उन्होंने। बिल्कुल। है। तो यहाँ एक गजल में आपको एक तो बगावत दिखती है, बिल्कुल। और दूसरा ये जो असमानता है, स्पेशली जो इकोनॉमिक इनिक्वलिटी है, हाँ। सोशल इनिक्वलिटी है, उसको तोड़ना, बिल्कुल। एक नया युग लाना। फैज की शायरी, फैज अहमद फैज, बिल्कुल। सुबह आज़ादी, बिल्कुल। तो कई नज़में हैं उनकी। एक शायद शायर कहते हैं कि वो सुबह तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बिल्कुल। तो पूरे ये जो कम्युनिज्म का एक ड्रीम था, या सोशलिज्म का कहूँगा एक ड्रीम था कि द न्यू डॉन विल कम वेयर एवरीबॉडी विल बी हैप्पी एंड कंटेंट। और इंसानी कदरें हैं उसमें, इंसानी कदरें हैं। इंसान चाहे वो सोशलिज्म कम्युनिज्म से बंधी हो या ना भी बंधी हो कई बार, लेकिन इंसान की हालात जो हैं उनको ठीक करना जो है, यही रिसर्च अब शोध यही हो, दुनिया आखिरकार सही हो। बिल्कुल। नाचीज नहीं कहा है, वाह साहब, वाह 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 वाह। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक रोमांटिसिज्म का दौर था, जब शायर सिर्फ अपनी माशूका के हुस्न और उसके जो ना गेसुओं में खोया रहता था, वहाँ वो भ्रम कहीं ना कहीं टूटा। दैट वाज द पॉइंट वेयर द पोइट गॉट डिसइल्यूजन्ड विद द लव एंड द रोमांस एंड द ब्यूटी एंड द प्लेजर। तो उसको लगा कि नहीं, ये दुनिया तो बड़ी हार्श है, इट इज अ कोल्ड, हार्श एंड अनरिस्पॉन्सिव वर्ल्ड। बिल्कुल। तो गजल में वो पीड़ा, वो दर्द जो कि एक आम इंसान का दर्द था, वो तरक्की पसंद शायरी में दिखाई देता है। भाई इस तरह से सवाल, जॉन इलिया जैसे शायर ने सवाल पैदा कर दिए बहुत। ऐ खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल, ब्रैकेट का इस्तेमाल सोचिए। हाँ। ऐ खुदा ब्रैकेट जो कहीं नहीं मौजूद, ब्रैकेट क्लोज, मेरी तकदीर में लिखा क्या है। वाह। सब मेरे आपका और हमारा एक मजमुआ छपा था, अधूरा आसमां। उस पर उसके कवर पर मेरे गजल का एक शेर था कि जमीन पर गर खुदा तेरा घर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर होता। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीज़ें 20वीं शताब्दी में गज़ल में आ गई, जो कि बहुत एक बड़ी बात थी। वरना शायरी ये होती, आइवरी टावर में शायर बैठ के अपना शायरी कर रहा है, अपना वही पुराने सिंबल्स। और तरक्की पसंद शायरी की एक जो खासियत मैं देखता हूँ कि इससे एक कॉमन व्यक्ति के साथ शायरी जुड़ गई, बिल्कुल जुड़ गई। ये उनका दर्द, उनके सपने, उनकी दुनिया की बातें, यहाँ तक तो छोड़िए, फिल्मी गाने तक। आनंद बख्शी का गाना है जिसको शायद बड़े बड़े उस्ताद खारिज कर देते हैं कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। बिल्कुल रियलिज्म। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अभी अपनी महबूबा को कोई कहता है ऐसा कि चांद सी नहीं हो तुम, लेकिन कहा है साहब, बिल्कुल कहा है। महबूबा को सिर्फ चांद सा कह दिया जाए, वो सिमिली दे दिया जाए, तो दैट इज इमेजिनेटिव रोमांटिसिज्म। यस। आप रियलिटी में उतर आए। भाई गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, जश्न लिखूं क्या मातम को, वाह धूल उड़ाए गर्म हवा तो कैसे मैं बरसात लिखूं। जावेद अख्तर। वाह वाह। तो मुझे लगता है जानी सारा अख्तर थे, या साहिर थे, या सरदार अली जाफरी थे उस जमाने में। तो ये सारे लोगों पर, या निदा थे, निदा फाजली, अरे इन पर तरक्की पसंद उस फिलॉसफी का पूरा निदा फाजली। तो मैं कहूँगा फिराक और निदा में मैं नहीं जानता किसी समालोचक ने ये बात कही हुई होगी, लेकिन निदा फाजली और फिराक गोरखपुरी कहीं ना कहीं एक ही सांचे में ढले लोग हैं। क्यों कि इनको यहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की जी, वो इनकी शायरी में उतर आई है। मीरा के दोहे, मीरा के भजन उतर आए हैं निदा की शायरी में। फिराक ने कहते हैं कि अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। और निदा का भी तो बहुत सुंदर शेर है जहाँ पर वो बच्चों को हंसाने की बात करते हैं। बिल्कुल कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, या फिर घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये ऐसी शायरी, ऐसे आम फाइम जबान में कहते हैं कि ये तो आप बात कर रहे हैं, लगभग इसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहर, वजन, मीटर, कंटेंट, राइम, रिदम, गजल सब कुछ है। कई हजारों लोग इनको कोट करते हैं, पता भी नहीं है कि निदा का है, पता भी नहीं है कि दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।
अब इतने जुबान पर ये शेर जो है तो चढ़ गए हैं कि बिल्कुल। बिना सोचे समझे कि कौन शायर है, बिल्कुल किस मीटर में है, बिल्कुल। लोग कहे चले जाते हैं। तो ये गजल की कामयाबी और है। यही है, कहा भी है, शायद जावेद अख्तर जी ने कहा है कि कामयाबी तभी है जब शेर शायर से कहीं आगे निकल वाह जाता साहब, है, वाह वाह, कहीं बहुत आगे खूब, निकल। बहुत खूब, और बहुत बशीर खूब। बद्र ने एक बड़ी अच्छी बात जी, की थी जी। विनोद जी। उन्होंने कहा था कि जो है वो कच्ची शायरी क्या है, हाँ। और उसको मैंने ऐड कर दिया फिर सच्ची शायरी क्या है। सच्ची मैंने शायरी गुस्ताखी की है उसमें ऐड करने की। हाँ। बशीर बद्र ने अपना जो गज़लों का कलेक्शन था उसकी प्रस्तावना में उन्होंने एक बात कही थी कि कच्ची शायरी वो है जिसे पढ़ के आपको बहुत हो गया तो कोई और शेर याद आ या जाएगा। कोई शायर याद आ जाएगा, ये कच्ची शायरी है। तो मैंने सोचा फिर सच्ची शायरी क्या है, तो मेरे ख्याल से विनोद जी सच्ची शायरी वो है जिसके बाबत फिराक ने एक मिसरे में कहा है कि दिल को कई कहानियां वाह। याद सी आके रह गई। वाह, वो पूरा शेर यूं है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हाँ हुस्न भी था उदास उदास, हाँ। दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। वाह, याद सी आके रह याद सी आके वाह रह साहब, गई। ये जो नजाकत है, ये जो नजाकत है साहब, ये एक एक शब्द, एक एक लफ्ज बदलने से हाँ। मायने बदल जाते पर विनोद जी आप दूसरे दौर से कहीं तीसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं हैं। जी, शायरी हम के। हम आ रहे हैं कि 70s तक आते आते आ ही चुके हैं आप। 70s तक आते आते मैं जी, बता दूं कि जी। 1970 का जो दशक आया, हाँ। जब यदि हम उसको फिक्स करना हो तो भारत में जब इमरजेंसी आई, हाँ हाँ तब तक क्या होता, तरक्की पसंद जो दौर था वो अपना दम खम खो चुका था, जी। कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि इधर रशिया टूटने वाला था, 1980s में रशिया टूट गया। तो कम्युनिज्म से जो होप्स थी, जो सोशलिज्म से होप्स थी, जो आज़ादी से, मैं तो कहूँगा भारत की बात करें तो हमारे यहाँ तो कोई कम्युनिज्म आया नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो आया, जो नेहरू जी ने जी। लाया, हाँ। और बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने बांध रखी थी आज़ादी से कि आज़ादी आएगी तो जीवन में खुशहाली भी आएगी, जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी हाँ, शराब, हाँ। हैं? आई बरसात तो तो बरसात बरसात ने ने दिल दिल तोड़ पे। दिया। अब देखिए कितना शेर और क्या कह रहा है और क्या मायने है उसके। सुदर्शन फाकिर का तो शेर है। ये डिसइल्यूजनमेंट, सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड सेंस ऑफ ग्लूम dawned upon the entire society। तो एक निराशा का दौर आ गया। अब हमें लगा कि ना अब वो सुबह नहीं आएगी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब ये किसान जो है उसकी मुक्ति कठिन है, मजदूरों को इसी प्रकार से पीड़ा में, दर्द में रहना है, शायद इनकी कोई वे आउट नहीं है। तो जहाँ पर कोई वे आउट नहीं है वहाँ गज़ल ने या पूरे अदब ने एक करवट ली, और वहाँ मॉडर्निज्म या जदीद शायरी का जन्म होता है। और जदीद शायरी शख्स के आसपास घूमती हुई शायरी है। शख्स को, एक शख्स को, जैसे तरक्की पसंद शायरी का जो मरकज है, जो केंद्र है, वो समाज है, वो समाज है। और जदीद शायरी यानी जो मॉडर्न पोइट्री है, इट फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पोइट्री। उसकी हसरतें, उसकी ख्वाहिशें, उसकी कामयाबियां, नाकामियां। तो 80s और 90s में जो गज़ल ने कहा कि एक शख्स का दर्द कहा, उसकी पीड़ा कही, उसकी जद्दोजहद, रोटी का जो मसला था वो था। खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, जी, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। और उसका जो बिखराव है, बिल्कुल एक शख्सी जीवन में जो बिखराव आ गया, संबंध टूट गए, प्यार का नामो निशान नहीं है। बिखरा पड़ा है मेरे ही घर में, बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में तेरा वजूद, हाँ, बेकार महफिलों में तुझे ढूंढता हूँ मैं। तो ये जदीद शायरी है, ये मॉडर्न शायरी है कि तो यहाँ जो है एक व्यक्ति का संघर्ष है, और ये संघर्ष सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, रोटी का कपड़े मकान का संघर्ष नहीं है, ये अपनी पहचान को पुनर्स्थापित करने का संघर्ष है। और इवन सेल्फ एलिनेशन, खुद से दूर चला गया, खुद से इंसान खुद दूर चला गया, दूसरों से तो चला ही गया, खुद से दूर चला गया, खुद भी से हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, हाँ। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो ये जो अकेलापन, ये जो तन्हाई, ये जो दर्द, ये जो लाचारी, और उसके साथ एक जो परेशानी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। तो ये जो जदीद शायरी में आया, तो जदीद शायरी ने एक नई परतें खोल दी, एक मनोवैज्ञानिक परतें भी खोल दी। तो जदीद शायरी एक तरफ तो एक व्यक्ति का चिंतन है, और दूसरी तरफ वो मनोविज्ञान का भी चिंतन है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे। हाँ। पूरी नज्म है ये, हाँ। पूरी नज्म। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे। वो कैसे कैसे बताता है शायर कि आप कैसे कैसे आए थे। तुम नहीं आए हो जब, तब भी तो तुम आए हो। या जैसे समंदर ने तो मुझे प्यासा ही रखा, हाँ। मैं सहरा में था तो प्यासा नहीं था, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था, मगर इतना नहीं। अब ये जो साइकोलॉजिकल तनाई है, ये जो साइकोलॉजिकल लोनलीनेस है, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। और इवन प्यार से भी डिसइल्यूजनमेंट, हाँ, मोहब्बत इश्क से जो डिसइल्यूजनमेंट है कि नहीं, पहली बात तो यही सब कुछ नहीं। वो तो तरक्की पसंद शायरी ने भी कहा कि प्यार और मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है, हैं? और भी गम है ज़माने में,
और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, गम भी नहीं, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन यहाँ तो मोहब्बत है पर होकर भी नहीं है। तो ये संबंध है होकर भी नहीं, होकर भी नहीं है, सुख है होकर भी नहीं है भी नहीं भी। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो कन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा वही है कि अहद रफाकत ठीक है लेकिन, जॉन एलिया कहते हैं, हाँ अहद रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा। वाह 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 साहब। तो ये इस तरह की जो बातें आई, अब ये है ना कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इस तरह की बातें इमरजेंसी के बाद ही आई, ऐसी बात नहीं है। मैं ये- एक हाँ, समझ लगी कि समझ लेंगे, 70s हाँ। आते आते तरक्की पसंद का जो पूरा दौर था, उसका दमखम चला गया, उसकी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो चली गई, वो सपना टूट गया, वो ख्वाब टूट गया। और इस प्रकार के दौर बदलते रहते हैं अदब में, शायरी में बिल्कुल। और साहित्य में। तो अब जदीद शायरी चली, जब 21वीं शताब्दी हम पोस्ट मॉडर्निज्म तक पहुंच गए। बिल्कुल। अब तो साहब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं रहा। ग्रैंड नैरेटिव नहीं रहा, न सोशलिज्म का ग्रैंड नैरेटिव है, न सेक्युलरिज्म का ग्रैंड नैरेटिव है, ना ही कोई रिलीजन का ग्रैंड नैरेटिव उतनी शिद्दत के साथ बाकी रह गया है। तो हम अब जो है हम प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिल गई है कि अपना नैरेटिव, अपना अपनी बात कहे। नैरेटिव बनाए। और बशीर बद्र जो कहते हैं कि कंप्यूटर पे करेंगे बशीर बद्र शायरी, हाँ। गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। वाह वाह साहब वाह। तो ये यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पर वो होता है राजेश जी, इसकी दो अच्छी बातें। एक तो छोटे से छोटा शायर के पास एक टूल है, सोशल मीडिया का टूल है, पूरी दुनिया को अपनी बात कह सकता है, उसकी आवाज़ पहुँच सकती है, उसकी शायरी पहुँच सकती है। और बहुत अच्छे शायर हो सकता है कि पुराने दौर में उनको कोई पूछता भी नहीं, किंतु सोशल मीडिया की वजह से वो आगे आ गए हैं। और दूसरी बात, जिनको कोई कुवत नहीं है, जिनको कोई समझ नहीं है, जिनको कोई शायरी का बिल्कुल अलफ बे भी पता नहीं है, वो भी अपने आप को बड़े शायर कहलवाने लगते हैं। ये दोनों बातें होने लगी हैं अभी बैद जदीद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। लेकिन विनोद जी, क्या बैद जदीद शायरी जो आज की शायरी है केवल उदासी की शायरी है, केवल बिखराव की है? नहीं। या कहीं इसमें कोई उम्मीद है? मुझे लगता है कि उम्मीद है, क्योंकि कोई भी शायर जो होता है एक बिखराव के बाद वो एक इशारा करता है कि बिखराव अब हो चुका, अब कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए। और रास्ता क्या निकलेगा ये शायर नहीं बता सकता। शायर सिर्फ उस तड़प दे देता है आपको कि कुछ तो होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कौन करेगा, वो शायर का काम नहीं है। लेकिन कहीं तो कहीं इशारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कहीं कोई बात होती है, जुस्तजू होती है, बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है कि बहुत, क्योंकि नहीं तो वरना तो गालिब तो कह गए हैं कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब। पहले तो ये कह गए कि रही ने ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है, आरज़ू क्या है। तो लेकिन उम्मीद है या नहीं है? अब मुझे लगता है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, रोबोट्स आसपास हैं और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इंसान की अहमियत न सिर्फ काम के हवाले में बल्कि संबंधों और मोहब्बत के हवाले में भी राजेश जी कम हो रही है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलने वाली वुमन आ जाए तो फिर आप इश्क और मोहब्बत की बातें कैसे करेंगे? और जब तक मैन नहीं आया तो उम्मीद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मैन नहीं आया ना, वुमन ही आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायरी ऐसी चीज है जो आपको इन सारे मसाइल से बचा सकता है, सारे जो टेंशन है, सारे जो स्ट्रेस है, अब जो लाइफ का स्ट्रेस है, मुझे बताइए स्ट्रेस से बचने के लिए शायरी को सुनना या शायरी को पढ़ना, गजल कहना या गजल सुनना, इससे बेहतर चीज यदि कोई जानता हो तो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि हमें बता दें। तो नहीं सिर्फ स्ट्रेस से बचने के लिए बल्कि मैं तो ये बहुत पोटेंशियल साइकोथेरेपी है। बड़े बड़े मसाइल आपके एक शेर सुनने से कई बार हल हो जाते हैं। बिल्कुल। वो तो सलमान अख्तर ने कहा ही है कि शायरी तो एक जो है शायर और खुद की साइकोथेरेपी करता है और वो शायरी हो जाती है। और बहुत बार सुनने से भी साइकोथेरेपी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। आप जिस समस्या का हल ढूंढते हैं शायर 2 मिसरों में कह देता है, मिसरों में हल कह देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से तो बिल्कुल बहुत बड़ी संभावनाएं हैं शायरी में। तो मैं कहूँगा राजेश जी, आप अपनी सुनाए या किसी बजे हुए शायर की सुनाए, 2-3 गजलें बस ऐसा कर डालें तो मजा आ जाए। इस महफिल का जो हम अंजाम पर ले जाएंगे इस महफिल को, आज की गजल की महफिल को, बहुत मजा आ जाए। बहुत सारी गजलें कई सुनी जाती हैं। एक तो जो हमने थोड़ी बहुत कोट भी की, जफर की मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे न अपनी खबर तो समझो गजल हुई। इसमें देखिए कि वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी। जी जी। वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो मेहरबा हो जफर तो समझो गजल हुई। है तो सीधा मख्ता हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले के भी कुछ शेर बढ़िया हैं। उसके पहले के बहुत सुंदर शेर है। इधर मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभें, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। मिले किसी से नजर
तो समझो गजल गजल हुई। ये तो और भी बहुत सारी गज़लें जो आम फहम होती ही हैं, जैसे आप कोई बताइए तो हम कुछ शेर उसके जैसे यूँ भी सब- हैं। हाँ बहुत सारी हैं, जैसे जगजीत जी गाते हैं कि- हाँ, वो तो है ही है। तुमको देखा तो ये ख्याल है, सबने सुनी है हाँ भाई। ये नहीं कि गज़ल कोई बड़ी ऊंची ऐसे रहस्यमय चीज़ है, नहीं, ऐसी आप कोई सुनते बात हैं। नहीं है। आप सुनते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये किस शायर की, जावेद अख्तर की गज़ल है। जी। हाँ? तुमको तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, और हम जिसे गुनगुना नहीं सकते। देखिए क्या शेर हम है। जिसे गुनगुना नहीं सकते। वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया हाँ, है? तुम चले जाओगे तो सोचेंगे जिंदगी धूप हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। क्या पाया है? आप सोचिए ना, तुम तो- चले जाओगे तो तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। है? आप सोचते रह जाए। तो ये इस तरह की, अब सुदर्शन फाकिर की है, हाँ जी। मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, वाह वाह, मेरी जुबान से मेरी मेरी दास्तां दास्तां सही। सुनो तो सही, यकीन करो न करो करो। मेहरबान सुनो तो सही, और लबों को सी के जो बैठे हैं बज़्म दुनिया में, हाँ, कभी तो उनकी भी खामोशियाँ सुनो तो सुनो तो सही, सही। यकीन करो न करो मेहरबान सुनो तो सही। और चलो ये मान लिया मुजरिम मोहब्बत हैं, हाँ हाँ, चलो ये लिया। मान लिया मुजरिम मोहब्बत हैं, हमारे जुर्म का हमसे बयां सुनो तो सही, वाह, वाह, यकीन वाह। करो न करो मेहरबान सुनो तो सही। तो दोस्तों आपसे भी दरख्वास्त है कि आप कुछ कहो न कहो, ये एपिसोड सुनो तो सही। सुनो तो सही। तो इजाजत। जी। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल। गजल में तो बहुत कुछ है, लेकिन अब एक बार में सब कुछ तो नहीं आ सकता। तो राजीव बहुत तो बहुत आगे- धन्यवाद गजल को इस तरीके से सरल करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी जी। और आपका ये चैनल, हमारा चैनल, आप सबका चैनल थ्रू लिटरेरी लेंस आप दोस्तों के साथ शेयर करें, करें। कम से कम ये एपिसोड तो शेयर करें। बिल्कुल। सुनो तो सही। सुनो तो सही। नमस्कार।